अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू स्टडी फैन। दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, तो भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमें रोक देती हैं किसी भी मंजिल को पाने से। हमें लगता है डर, बट एक्चुअली में ये डर, दर्द, गम, जितना भी आपके मन में ये ऐसी धारणा आती हैं, ये सब सिर्फ तुम्हारे अंदर है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर, ये सिर्फ तुमने सोच रखा है कि मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। और इसीलिए शायद जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी सराउंडिंग्स, वैसे हमारे आसपास के वातावरण में चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू एक बार खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू एक बार खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तेरे अंदर भी एक समंदर है। तो कहते हैं कि भाई आप एक बार खुद पे भरोसा करना शुरू तो करो। आप यकीन तो मानो कि मैम कोई और तो छोड़ो, मैं खुद इस काम को करने के काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। देखो तो ज़रा कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ सपोर्ट में लग जाएगी तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए। लगो अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से और शुरू करते हैं आज के सेशन को एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। और देखते हैं आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कि अगर किडनी के स्टोन बनने का कारण यहाँ पर कुछ होता है तो इनमें से कौन सा वो कारण यहाँ पर नहीं है। आ चुके हैं सभी? अच्छा, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, कैसे हो भाई सारे? चलो तो एक बार सेशन को शेयर करके आ जाना अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों तक जो अभी तक सेशन में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और आंसर करेंगे कि अगर मैम पथरी बन जाए, किडनी के अंदर स्टोन बन जाए, तो इसका कारण कौन सा देखा नहीं जाता है। करेंगे एक बार? क्या इसका कारण नहीं है? आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपने ऐसे नट्स खाए हैं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टोन को बनाने वाले, पथरी बनाने वाले भोजन का सेवन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कारण पूछा है? नहीं है। अब जब बात आती है नहीं पर, तो नहीं के लिए ना हम हमेशा भूल जाते हैं जल्दबाजी में कि ये इस वजह से जो पथरी है वो नहीं बन पाएगी, है ना। अब मान लो कि तुम पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो, तो पानी पीने से तो मैम पथरी हमारी बॉडी में बाहर निकलने का कारण बनता है। पानी पीना तो अच्छा होता है, तो पथरी नहीं बनाने का कारण क्या है कि आप पानी यहाँ पर ज्यादा पी रहे हैं, तो पथरी नहीं बनेगी। पथरी अगर छोटी मोटी होती भी है तो वो भी आपकी पानी पीने से ज्यादा बाहर बॉडी से निकल जाती है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरे भाई जल्दी जल्दी से बताओ एक बार, सबको आवाज साफ आ रही है? आंसर्स आ रहे हैं सभी के? गुड इवनिंग। चलो अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा है कि विच इज नॉट कॉज्ड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, क्या वायु जनित संचारण के कारण नहीं होता है? ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, या फिर हेपेटाइटिस बी, या फिर हेपेटाइटिस बी। जल्दी जल्दी से आंसर करते चलेंगे सभी। ऑल राइट, चलो भाई। चलो चलो चलो। हाँ बेटा, बाहर घूम घाम करके आई हूँ ना मैं। आपसे कह रहे हैं क्या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का कारण नहीं है? टीबी, चिकन पॉक्स, मीजल्स या हेपेटाइटिस। यूजुअली जब हम बीमारियों को देखते हैं, कुछ हवा से फैलती हैं, कुछ पानी से फैलती हैं, कुछ मिट्टी से फैलती हैं, कुछ आपकी बैक्टीरिया से हो रही है, कुछ वायरस से हो रही है, तो सबके अलग अलग कारण होते हैं। तुमसे कह रहे हैं विच इज नॉट caused by your airborne transmission. So very good, यहाँ पर आंसर आ रहा शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं। बेटा देखो, हेपेटाइटिस की बात करूँ ना, तो हेपेटाइटिस बी, एक्चुअली हेपेटाइटिस 3-4 तरीके का दिखाई देता है, ए बी सी डी ई, जिसमें से बी आपका सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिल जाता है। तो ये हेपेटाइटिस जो होता है ये हवा से फैलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है, हवा से फैलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। टीबी जो बता रहे हैं, बट टीबी तो देखो सबसे ज़्यादा तुम्हें हवा से ही फैलेगा, सबसे ज़्यादा हवा से ही फैलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स डज नॉट इंक्लूड। अगर आप एलर्जी का टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट ऐसा है जो नहीं आएगा? एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन सा टेस्ट नहीं आता है? जल्दी से बताएं। नॉट श्योर? ओके। आरजू बहुत दिनों बाद दिखाई दिए भाई। गुड इवनिंग ऋतु, वेरी गुड। अब तुमसे कह रहे हैं एलर्जी। देखो एलर्जी के लिए यूजुअली हम देखते हैं हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम नाम देते हैं IgE। ठीक है, हमारी एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन।
और इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ आईजी, इंस्टाग्राम नहीं है ये, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन है। इसमें से ई टाइप जो होती है वो एलर्जी के लिए यहाँ पर कंसीडर की जाती है। तुमसे कह रहा है कौन सा टेस्ट आप नहीं करोगे, तो मैम देखो एलिसा का टेस्ट यूजुअली एड्स के लिए किया जाता है। रेस्ट की बात करूँ, ये एड्स के लिए हो गया, एलर्जी के लिए हो गया। आईजीई एंटीबॉडी हमारी एलर्जी के लिए देखने को मिलेगी, मगर अगर किसी को एलर्जी हुई है और तुम जाकर के उसको ज्ञान दोगे कि भाई साहब हीमोग्लोबिन चेक करा लो, या तो वो तुमसे कहेगा भैया ये खामखा के ज्ञान ना दो, है ना, या हो सकता है उसका रिस्पॉन्स इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो आप सिर्फ रक्त की जांच अपनी करा रहे हो और ये देख रहे हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, वो कितना ऑक्सीजन लेके जा सकता है। तो आपका हीमोग्लोबिन एलर्जी से कहीं पर भी संबंधित दिखाई नहीं दे रहा है। और जो एलिसा की बात कर रहे हैं, एलिसा होता है आपका एड्स के लिए। एंजाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसको नोट कर लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे ये टेस्ट होता है जैसे हम एड्स के लिए करते हैं। एड्स जो कि आपकी बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस के लिए जांच करी जाती है। और बाकी एलिसा टेस्ट ऐसा नहीं सिर्फ इसी के लिए होता है, वो आपका मुख्य तौर पे एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। तो बोलो सबको समझ में आई कहानी, समझ पा रहे हो, है ना। तो अगले सवाल पर आ जाओ और मुझे जल्दी से बताओ आप अगला सवाल जिसमें पूछा गया है मानव शरीर में कशेरुकी किस के भाग में दिखाई दे रहे हैं। इंटेस्टाइन का भाग है, लिवर का है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ दिख रहा है या ब्रेन के साथ दिख रहा है। बेसिकली वर्टिब्रेट जो है वो किसके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वयं पासवान बहुत दिनों बाद भाई, चलो बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। नवरात्रों में किसको खून खून याद आ रहा है चलो अगला सवाल बताओ जल्दी से। वर्टिब्रेट्स आर अ पार्ट ऑफ, यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क से हड्डियां मत निकाल देना, ये जो ब्रेन आंसर लगा रहे हैं, ब्रेन आंसर जो लगा रहे हैं, मस्तिष्क नहीं है। देखो मैम अगर ये मेरा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के साथ यहाँ से ना एक नली निकल रही होती है जिसको मैं नाम देती हूँ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से हड्डियाँ दिखाई देती हैं मुझे। इन हड्डियों को हम नाम देते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। ये होती है हमारी कशेरुक स्तंभ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। एक्चुअली एक पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ आपको दिखाई देगी, मतलब उस हड्डियों के सांचे के अंदर से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जाती हुई हमें दिख रही है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम यहाँ पर मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। ये किसका भाग है, आपके वर्टिब्रल कॉलम का भाग दिखाई दे रहा है। तो हमसे पूछेगा स्पाइनल कॉर्ड में कितनी पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, तो 31 जोड़ी नसों के दिखाई देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक स्तंभ में कितनी हड्डियां हैं, अगर वो ये आपसे पूछ ले तो याद रखना कि रीढ़ की हड्डी में एक बच्चे के अंदर 33 और वयस्क एक एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं, 26 हड्डियां दिखाई देती हैं। एक छोटे बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसके पास 33 बोन्स हमें देखने को मिल जाती हैं एक चिल्ड्रन के अंदर। क्लियर, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है 5 भागों में बटी हुई, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकिक। 7 12 5 1 1 इसका एक कोड आपको याद कराया गया था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं है जरूर याद कर लेना, ठीक है। 7 12 5 1 1 CTLSC, ये हमारी किसकी भाग है, अक्षीय कंकाल का भाग मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। बोलो भाई अगला सवाल बता दो मुझे एक बार कि व्यक्तियों के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। आपको अगर अपना डाइजेस्टिव ट्रैक जाके दिखाना है डॉक्टर के पास, तो आप किस उपकरण की मदद से, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो टेस्ट यहाँ पर करवाते हैं, किस उपकरण की मदद से वो टेस्ट यहाँ पर करवाते हैं, जल्दी से बताएंगे। हम डेली आते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो काजू। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब मैम आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी या तो डॉक्टर ऊपर की तरफ से पेट की जांच करेगा अल्ट्रासाउंड करके,
ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन मशीन के थ्रू वो आपका टेस्ट करेगा। या फिर वो क्या करता है, एक पतली सी ट्यूब, एक नली लेकर के आपके मुख के रास्ते आपके आमाशय तक पहुंचाता है, जिसके आगे की तरफ एक कैमरा लगा हुआ होता है। मतलब अगर ये पाइप है तो इसके आगे की तरफ एक कैमरा होगा और इसको बिल्कुल आपके आमाशय तक कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुंचाया जाता है, और बराबर में एक मॉनिटर, एक स्क्रीन लगा दी जाती है जिसके अंदर आपकी एक वीडियो चलती है कि तुम्हारे बॉडी में जब वो नली अंदर जा रही है तो आप क्या देख पा रहे हो। आपके आमाशय की लेयर, आपके पूरे इस डाइजेस्टिव ट्रैक में जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें किस तरीके के जो आपके अंग हैं अंदर की, वो लेयर्स हैं, वो क्या दिखाई दे रही हैं। तो इस टेस्ट को बोलते हैं एंडोस्कोपी। और इस एंडोस्कोपी को करने के लिए ये जो हम नली डाल रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है एंडोस्कोप। क्या नाम दिया जाता है? एंडोस्कोप। ठीक है, इस टेस्ट को कहते हैं एंडोस्कोपी। याद रखना, ये आपके अपर एलिमेंट्री कैनाल में आप अगर बात करोगे, आपके यहाँ अमाशय से लेकर के छोटी आंत के हिस्सों तक कवर करेगी। लेकिन जो बड़ी आंत होती है उसके लिए दो अलग टेस्ट होते हैं, जिसको हम सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी का नाम देते हैं। वो आपके एनस के रास्ते जो है वो अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जाती है, और वहां से चेक किया जाता है कि लोअर एब्डोमेन में, यानी कि बड़ी आंत के अंदर कोई दिक्कत, कोई लेयर्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास कमेंट्स लेट नहीं आ रहे बेटा, सही आ रहे हैं। एंडोस्कोप जो है वो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर, इट इज बेस्ड ऑन। आप अगर किसी वस्तु को पानी के ऊपर तैरा रहे हैं तो ये किस प्रिंसिपल पे आधारित दिखाई देती है? किस प्रिंसिपल पे आधारित दिखाई देती है? जल्दी से बताओ एक बार। देखो, मतलब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, है ना। यहाँ इन क्वेश्चंस के साथ तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम को क्लियर करना। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम इन सवालों को पढ़ के समझ के क्लियर करना। तुम रिलेशनशिप किसी और के साथ ही बनाने लग जाते हो, या कमेंट सेक्शन में भी तुमने चैन नहीं है। बेटा पढ़ने पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। ये इर्द गिर्द की बातें करके ही मैम सारे के सारे एग्जाम अटेम्प्ट हमारे खराब हो जाएं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं पहला अटेम्प्ट आखिरी बने, उसी में लग के जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ हम मेहनत करें और खत्म कर दें। किस्सा क्या बार बार तैयारी करना यार, एक बार करो, ढंग से करो। कौन सा सिद्धांत है जिससे कोई भी वस्तु पानी के ऊपर आपकी तैरती हुई दिखाई दे रही है? ये कहलाता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। होता क्या है कि मैम मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ये 5 किलो का कोई भी एक बाट था, इसको लेकर के मैंने यहाँ पर क्या किया, पानी के अंदर डुबोया, पानी के अंदर इसको मैंने रखा। अब जब आप इसको पानी के अंदर रखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मैम इसके ऊपर नीचे से ना एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं बायोवेंसी फोर्स। ठीक है, बायोवेंट फोर्स जिसको यहाँ पर कहा जाता है। नीचे की तरफ से क्या लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा, जिसको हम बायोवेंट फोर्स कहते हैं। दूसरी चीज कि जितना यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का वजन था, आपने बोला मैडम 5 किलो का था, ये जितना वजन के साथ पानी में अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब उतना ही पानी जो है वो आपको दूसरी तरफ बाहर डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देता है। ये आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत जो था वो यहाँ पर कह रहे हैं, तभी वो ऑब्जेक्ट पानी में तैर पा रहा है जब उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आपका बाहर निकल के दिखाई दे रहा है। आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ये आए थे जनाब और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जो आंसर कर रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम। बेटा तीसरा नियम कहता है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी उसी अनुसार मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जैसा कर्म कर रहे हो ना, उसके बराबर और उसका बल्कि दुगना फल तुम्हें यहाँ पर मिल जाता है। तो इसीलिए अगर तुम एक गाल आगे करोगे लगाने के लिए तो दूसरा गाल अपने आप तुम्हारा तैयार हो जाना चाहिए। ये वाली कहानी मत फॉलो करो। यहाँ पानी के ऊपर आप वस्तु को तैरा रहे हो, वो आर्किमिडीज साहब के प्रिंसिपल के तहत, और जिसमें नीचे की तरफ से जो बल लग रहा है उस बल को हम क्या नाम देते हैं? बायोवेंसी या बायोवेंट फोर्स। इज दिस क्लियर? सो आंसर इज आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होने वाली आपको देखी जाती है। सिफिलिस है, सिरहोसिस है, सिलिकोसिस है, या पार्किंसन का रोग है, या फिर पार्किंसन का रोग है। जल्दी से बताओ। क्विकली क्या आंसर होगा भाई इसका? फैन क्लब सिर्फ मेरी है।
कभी ये भी कह दिया करो मैडम ये सवाल मेरा है, ये नौकरी मेरी है, सीट मेरी है, फैन क्लब सिर्फ मेरी है, पढ़ना नहीं है इन्हें, मेरी और तेरी यहीं पे करवा लो बेटा। घर वाले ना इतना कूट कूट के बाहर निकालेंगे ना तुम्हें, वापस नहीं बुलाएंगे, जाओ बेटा कर लो, तैयारी करवाऊंगा तुम्हें मैं, मत पढ़ो तुम बिल्कुल भी। चलिए आंसर आ रहा है सिलिकोसिस। देखो दरअसल होता क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कहे जाते हैं। आप जिस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो उस प्रकार से आपके स्वास्थ्य को हानि हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा व्यवसाय जो आपके स्वास्थ्य को खतरा बना रहा है, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ग्लास फैक्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सिलिका डस्ट, इसके छोटे छोटे से कण वहां पर रिलीज हो रहे हैं। अब जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है तो उस के बॉडी के अंदर वो सिलिका डस्ट क्या हो जाएगा, वो सांस लेगा, सांस के साथ क्या होगा, वो पार्टिकल्स उसके लंग्स में जाएंगे, और जाने के बाद उसके फेफड़ों की हालत कुछ वक्त के बाद कुछ ऐसी सी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरे किससे भर गए, सिलिका डस्ट से भर गए, यानी कि यहाँ जो छोटे छोटे से वायुकोश थे हमारे फेफड़ों में वो किससे भर गए, सिलिका डस्ट से भर गए। और वो सिलिका डस्ट क्या है, वो एक प्रकार का प्रदूषक कण मुझे दिखाई दे रहा है, उसी से बीमारी लगी सिलिकोसिस। आप जिस व्यवसाय में काम कर रहे हो, मान लो कि वहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर फाइबर का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो फिब्रोसिस नाम की समस्या हो गई, सिलिकोसिस हो गई। ये सब ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स के अंदर आती हैं। आप जिस प्रकार के धुएं में काम कर रहे हो, आप किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस हिसाब से बीमारियां भी, क्योंकि उसका प्रदूषण आप मतलब पूरे दिन उसके आसपास रहते हैं, और रहते हैं तो भैया वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, और जाता है तो बीमारियां भी करवा देता है। तो याद रखेंगे नॉर्मल लंग्स ये हैं, लेकिन जब प्रदूषण बढ़ेगा उस प्रकार से आपके फेफड़ों पर भी इसी तरीके से हानि देखने को मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिलिकोसिस आंसर हो जाएगा। जो सिरहोसिस दे रहे थे, ये शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से लिवर के ऊपर सूजन आनी दिखाई दे जाती है, कि लिवर का साइज अगर इतना है तो लिवर का साइज आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं उनके लिवर के ऊपर लिवर सिरहोसिस की समस्या देखने को मिल जाती है, पेट पे सूजन आनी शुरू हो जाती है, खाना नहीं पचता है, और उसके बाद उनको समस्याएं जो हैं वो इस तरीके से शुरू हो जाती हैं। सो आंसर नहीं होगा। हाँ, कोल इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, कोयले की या जिस भी प्रकार की सीमेंट, ग्लास वर्कर्स, इन सब के अंदर ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स बन जाते हैं। इन सबको न्यूमोकोनियोसिस का नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फेफड़ों को जाकर के प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, नियोमोनोकोनियोसिस, ये सारी बीमारियों को अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स को रखा जाता है। अच्छा, कुछ क्या होता है, कुछ को होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे आप में से अगर शायद किसी ने सुना हो या किसी को हो, किसी को सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है, साफ चीज को भी साफ करने लग जाएंगे, है ना। हर चीज उन्हें बहुत ज्यादा वेल मेंटेन सिस्टमैटिक की, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर वो जरा सी 19 से 20 हो गई, बस मैडम अंदर ही अंदर बेचैनी होनी इंसान को शुरू हो जाती है। ये कीड़ा होता है कि किसी को सफाई का कीड़ा है, किसी को पढ़ाई का कीड़ा लग जाए तो बहुत बढ़िया है पढ़ाई का, है ना, कि वो पढ़ता ही रहता है, किसी को सफाई का तो वो सफाई ही करता रहता है। तो ऐसी ओसीडीज होती हैं जिन्हें हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भैया उस व्यक्ति को ऑब्सेशन हो जाता है, यार चीज़ें सारी की सारी मेरी व्यवस्थित होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, साफ सफाई प्रॉपर रहनी चाहिए, कि एक कण भी अगर गलती से धूल खा गया तो वो दिक्कत बन जाएगा। ठीक है, वो भी हमारी जितने भी हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उसके अंदर आती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जल्दी से आंसर करें, किसका उपयोग आप करते हैं इन द येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स। आपका सोडियम है, नियॉन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, किसका उपयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि घर पे तुमने सुना होगा कि बेटा देखो हम तो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ करके पेपर पास कर लिए, तुमसे यहाँ पर कंप्लीट बढ़िया रूम की ट्यूब लाइट और एसी में भी पेपर नहीं निकल रहा, तुम मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो। वो स्ट्रीट लाइट में क्या था, वो स्ट्रीट लाइट में सोडियम था। क्या था, सोडियम था। ये सोडियम लैम्प स्ट्रीट लाइट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और याद रखना ये सोडियम आपका बहुत ही रिएक्टिव मेटल धातु देखा जाता है, बहुत ही रिएक्टिव धातु यहाँ पर देखा जाता है, हाईली रिएक्टिव इसको कहते हैं। जब हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं उसमें से नंबर 2 इसी का है कि अगर गलती से पानी में डाल दिया तो मैम एक्सप्लोजन कर देगा, अगर हवा के संपर्क में आया, पानी के संपर्क में आया तो एक्सप्लोड कर जाएगा। इसीलिए सोडियम जो होता है उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, ना पानी में ना
हवा में खुले में नहीं रख सकते इसको, हम आप केरोसिन की डब्बे में पैक करके रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना कर दे। नोबल मेटल्स के अंदर आता है ये। अगला सवाल, कर्ड दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से बताओ। हाँ, कैंडल लाइट डिनर। अच्छा, कैंडल लाइट डिनर में कैसे पढ़ सकते हो? वक्त इधर से उधर हो जाए, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, टाइम आगे निकल जाए, अटेम्प्ट्स खराब हो जाए, मगर मैम मैं कमेंट सेक्शन में बातें करना छोड़ दूं, मजाल है? ऐसा हो जाए, हो सकता है कि ऐसा? नहीं मैडम, हमारी आदत है, हम हैं आदत से मजबूर। आप पढ़ाओ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मगर ना, हम दही के अंदर फिर भी कौन सा एसिड लगाएंगे? आंसर इज लैक्टिक एसिड। फ्यूमेरिक नहीं होता, वो चींटियों के अंदर आप देखोगे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है वहां पे, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ है? आपके दही के अंदर। और दही में अगर पूछा जाए बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये बन रहा है, उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस, या इसको नाम दिया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। इज दिस क्लियर? पोटेशियम नंबर 1 पे है, बिल्कुल चिराग, बिल्कुल सही कह रहे हो, पोटेशियम नंबर 1 पे होता है आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि मूली किसका उदाहरण है? मूली किसका उदाहरण है? बिल्कुल बेटा, पोटेशियम नंबर 1 पे होता है। मिस्टर पीएसबीसी मजेंटल की जो एक पूरी ट्रिक है वो आपको याद होगी। मिस्टर पीएसबीसी मजेंटल हाइड्रोजन, छोटे मास्टर सरक गए। ये दरअसल आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है और इसी के आधार पे हम देखते हैं कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, फिर बेरियम आता है आपका, तो इसी आधार पे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है सौरभ जी, प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दी जाएगी आपकी। मूली किसका उदाहरण है? मूली बल्ब है, रूट है, ट्यूबर है, या कोई फल बन के तैयार होती है? मतलब मूली किसकी तरफ से ग्रोथ होती हुई हमें दिखाई देती है? और जो साथी सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि भैया जिनके पास सेशन नहीं पहुंचा है उन तक भी इन सवालों की हाजिरी हो जाए, उनको भी ये सवाल जो है वो आपके मिल जाए। आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड, चलो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब तुम जब मूली को देखते हो ना, मूली क्या है? मूली मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? जड़ का। ये मूली जब उगती है तो ये जड़ों में से मॉडिफाई होकर के हमें दिखाई देती है, जड़ों में से। प्याज की जब बात करते हैं ना, तो प्याज का तो बल्ब बनता है, मगर रेडिश की बात कर रहे हैं मूली की, तो मूली का क्या होता है? जड़ जो है वो मुझे दिखाई देती है। बल्ब किसका होता है? अनियन का होता है। पोटैटो, आलू की बात करें, इसका ट्यूबर दिखाई देता है, ठीक है, कंद आलू का। प्याज का बल्ब दिखता है, तो मूली का क्या दिख रहा है? मूली जड़ का मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर दिख रही है, रूट मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से आप मूली की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देख पाते हैं। बाकी आलू देखोगे तो आलू कुछ इस प्रकार से बिल्कुल जमीन के अंदर इसके ट्यूबर बन जाते हैं। आलू के ऊपर आपने अगर नजर फेरी हो कभी, तो छोटे छोटे से यहाँ पर, छोटे छोटे से इस प्रकार से आई, इसकी आंख कहते हैं इसको, वो यहाँ पर निकल के आती है, और उसी में से पूरा का पूरा जो इसका डेवलपमेंट है वो देखने को मिल जाता है। करेक्ट। इसी तरीके से प्याज का ये बल्ब होता है, और प्याज की ये जितनी भी आपको लीव्स दिख रही हैं, इन्हीं के अंदर इसका पूरा का पूरा फूड जो होता है वो स्टोर होकर के रहता है। जो तुम प्याज खाते हो वो ये लीफ ही होती हैं जिन्हें आप यहाँ पर खा रहे हैं। तो इसका फूड, जैसे आप कह रहे हो ना कि इसके अंदर हम खा क्या रहे हैं, वो इसी के अंदर स्टोर होकर के आपको दिखाई देता है। सो दैट इज योर अनियन बल्ब। इसको प्याज का कंद यहाँ पर हम कह रहे हैं। और कह रहे हैं तो अगले सवाल का उत्तर लगाएंगे। गैल्वेनाइजेशन को जंग को रोकने की एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे पर किसकी कोटिंग का उपयोग यहां पर शामिल है? जल्दी जल्दी से आंसर करो। चलो, गैल्वेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जंग को रोकने की एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील, या अगर मैं आयरन की बात करूं, इस पर किसकी कोटिंग शामिल होती है? जल्दी से आंसर करेंगे भाई। गैल्वेनाइजेशन, क्विकली। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा दिखाई देती है ना। लैक्टोज जो है वो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हो। लैक्टोन्स तो हम विटामिन सी को भी कभी कभी नाम दे देते हैं, लैक्टोन्स बन जाते हैं, तो दोनों में अंतर दिख रहा है, राइट। सो किसकी कोटिंग करते हो आप? जिंक की। आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से कोटिंग वाले बर्तन देखे होंगे कि भैया बर्तनों पे क्या ना लग जाए, जंग ना लग जाए, जंग ना लग जाए, तो इसके ऊपर किसकी कोटिंग करा देते हैं? जिंक की कोटिंग हम यहाँ पर करा देते हैं। जिंक की कोटिंग हम यहाँ पर करा देते हैं। तो जिसमें आप स्टील को, आयरन को बचाते हैं कि भैया इसके ऊपर क्या ना हो,
इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करा के हम इसकी रस्टिंग से यहाँ पर इसको रोक सकते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पर मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मानव रक्त में प्लेटलेट्स निकलते हैं जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। पूछना क्या चाह रहा है भैया, ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स में से क्या ऐसा बन रहा है जो क्लॉटिंग में मदद कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फ्रक्टोज या सुक्रोज। आंसर करो। वो पूछ रहा है मानव रक्त के प्लेटलेट्स, मानव रक्त के प्लेटलेट्स में डैश निकलते हैं जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। करिए आंसर। क्विकली, क्या निकलते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ रहा है फिब्रिन। अब देखो तुम कह रहे हो कि प्लेटलेट से फिब्रिन निकलता है जो क्लॉटिंग में यहाँ पर हमारी हेल्प कर रहा है। याद रखना फिब्रिन थक्का जो क्लॉट होता है उसी को कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन हमारा वो फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन हमारा वो फैक्टर है जो कि आपके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करके, और यही थ्रोम्बिन तुम्हारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल देता है और थक्का बना देता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बना दिया? फिब्रिन बना दिया। तो फिब्रिन क्या है? एक प्रकार का क्लॉट है, इसी को हम थक्का कह रहे हैं। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन आपका क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी मदद से ये थक्का बन पा रहा है। आप कह रहे हो अगर ये थक्का बन रहा है तो किसकी मदद से बन रहा है? ये प्रोथ्रोम्बिन की मदद से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही भाई। तो आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर? वो तुमसे यही तो कह रहा है कि प्लेटलेट्स में आपका क्या बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, किसकी मदद से आपकी, बिल्कुल किसकी मदद से आपकी क्या हो रही है? क्लॉटिंग हो पा रही है। सो आंसर इज प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं आएगा तो ये क्लॉट कैसे बनेगा? फिब्रिन इज योर क्लॉट। फिब्रिन ही तो थक्का है, फिब्रिन ही तो थक्का है, तभी तो हम कह रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा। अगर विटामिन के से प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना, अगर प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना तो क्लॉट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा मैम। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन विद्युत सुचालक नहीं है? क्विकली आंसर करो भाई। फटाफट से बताओ कौन विद्युत सुचालक यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। और देखो डेली हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। और आप सभी को रेगुलर बेसिस पे रोज रात 8 बजे अपने क्लास में जुड़ना है ताकि आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे कर पाओ। ठीक है, कल भी हम साइंस के मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे जैसे हम यूजुअली कर रहे हैं, उसी प्रकार से मिक्स क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके अगेन मैं बता दूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल आंसर है पोर्सिलेन। चीनी मिट्टी के बर्तन देखें, चीनी मिट्टी के बर्तन कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं करते मैम। उनके अंदर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा तुम एल्यूमिनियम देखो, टंगस्टन देखो, निकल देखो, ये सब क्या हो जाएंगे? ये विद्युत सुचालक यहाँ पर कहे जाते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स। बट ये क्या है? ये बैड कंडक्टर है। सवाल ये पूछ लेता है कि आपका जो टी पॉट है उसका हैंडल, जब आप चाय बनाते हो तो आप देखते हो कि मैम पूरा पॉट जो है वो अलग दिख रहा है, उसका हैंडल जो है वो लकड़ी का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो लकड़ी है और वो लकड़ी क्या करेगी? वुड क्या होती है? वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुचालक यहाँ पर दिखाई देती है। सो यूजुअली सेम थिंग चीनी मिट्टी के बर्तन का भी सेम केस जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो एक बार कि इनमें से कौन एल्कलाइन नहीं है? विच इज नॉट बेसिक या एल्कलाइन? इनमें से कौन क्षारीय नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या सल्फर? कौन इनमें से क्षारीय दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल करवाऊंगी चिराग, उसको मैं रिवाइज करवाऊंगी। अभी सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो हैं उनकी पूरी थ्योरीज आप लोगों को कराई जाएंगी, केमिस्ट्री भी एंड आपका फिजिक्स भी। ठीक है, पूरी थ्योरी होगी और फिर हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। ओके, इनमें से कौन क्षारीय नहीं है? देखो जब हम पूरी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में हमारे मेटल्स होते हैं, राइट साइड में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। जितने भी मेटल आपको, धातु आपको दिखाई देते हैं ना, ये जितने भी धातु हैं अगर आप इन पर जाओगे तो ये बेसिक कैरेक्टर के दिखाई देंगे। इनका नेचर क्या है? क्षारीय दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉन मेटल्स की, अधातु की,
तो आप नॉन मेटल्स को देखोगे और नॉन मेटल्स की विशेषता है अधातु की कि ये एसिडिक नेचर हमें यहाँ पर दिखाते हैं, अम्लीय गुण यहाँ पर ये दिखाते हैं। कैसा गुण भैया? अम्लीय गुण। और अम्लीय गुण तो तुमसे यही कह रहा है कि कौन क्षारीय बेसिक नहीं है, मतलब कौन एसिडिक है। तो ये सल्फर की अगर मैं बात करूं तो सल्फर ग्रुप नंबर 16 में आपको तत्व दिखाई देता है और ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर एसिडिक नेचर का दिख जाएगा। बाकी आप सोडियम की बात करोगे, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब हमारे ग्रुप नंबर 1 में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप पढ़ते हो ली ना की रब से फरियाद, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं, ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। और ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, एल्कली मेटल्स यहाँ पर कहा जाता है। जैसे जैसे आप इनकी तरफ आएंगे एसिडिटी आपकी, बेसिसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज क्लियर? चलिए अगला सवाल लगाते हैं, इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंफ्रारेड रेज जो हैं वो कैसी रेज हैं, मैकेनिकल हैं, लॉन्गिट्यूडिनल हैं, ट्रांसवर्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें दिखाई देंगी। किस प्रकार की आपकी इंफ्रारेड किरणें दिखाई दे रही हैं? जल्दी से एक बार आंसर लगा दो बढ़िया तरीके से। देखिए भैया किसमें सही आंसर आज लगा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने अभी अगर जिसने भी प्रीलिम्स दिया हो, मेंस दिया हो, ये सब आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड बन रहे हैं वहां से, राइट। अब अगर मैं इंफ्रारेड की बात कर रही हूँ तो मैम ना तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ना ट्रांसवर्स है, ना मैकेनिकल वेव है, ये दिखाई देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण, ईएम वेव्स, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे किरणों के बारे में पढ़ते हो। ईएम वेव्स, शॉर्ट में इसको हम ईएम वेव्स लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय किरण जो है, इसके अंदर आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ढेर सारी किरणें जो हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं। क्लियर? और इसी का अगर एक याद करने की याद करो कि मैम कैसे याद करूं, किस प्रकार से हमारा इसका सीरियल ऑर्डर होता है, क्योंकि या तो तुमसे एग्जैक्टली नाम पूछ लेगा या पूछेगा किसमें से किसकी रेडियो, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्या बताओगे भाई। तो याद रखना, उसके अंदर आपसे एक ट्रिक जो है वो याद रखेंगे, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। आप कैसे याद रखोगे? रात में आई वो उड़ के एक्स से जी को, बोलो याद हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ एक बार। रात में आई वो उड़ के एक्स से जी को, गलत मत लेना, सिर्फ इसको सीधी तरीके से ऑर्डर समझ के याद कर लो एक बार फटाफट से। और इस ऑर्डर के अंदर हम क्या देखते हैं कि मैम जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी या फिर हम इस तरीके से बढ़ेंगे तो हम ना क्या ऑब्जर्व करते हैं, इधर देखते चलो भाई फटाफट से। रेडियो वेव्स के अंदर जैसे अब यहाँ पर आओगे, आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है। मतलब अगर पूछा जाए किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, आप बोलेंगे भैया इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा, लेमडा क्या है इसका, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे मैं कॉस्मिक रे पे जाऊंगी इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मुझे दिखाई देती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है जैसे मैं रेडियो वेव से कहाँ आती हूँ, कॉस्मिक रेस की तरफ आती हूँ। बोलो कोई समस्या किसी को? बोलो भाई जल्दी जल्दी से बोलो। एग्जैक्टली, सो रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रेज। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सीरियल तरीके, सीधी तरीके से याद कर लेंगे कि मैम एज हम रेडियो वेव्स, वो क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि भाई अगर मैं रेडियो वेव्स की बात करूं तो मैक्सिमम जो इसका वेवलेंथ है वो किसके पास होगा, वो आपकी रेडियो वेव्स का होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, कॉस्मिक रेज की। स्टूडेंट्स इसी को भूल जाते हैं और एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैम ऑर्डर नहीं याद था, क्या करूं, सवाल तो आता था मगर ऑर्डर नहीं याद था। ऑर्डर याद रखना, ट्रिक आपको बता दी है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, कोई एलिमेंट है या फिर कोई अलॉय आपको दिखाई दे रहा है, कोई अलॉय आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी जल्दी से बताओ। स्टेनलेस स्टील के बर्तन सबने यूज करे हैं, है ना, मगर कभी ये सोचा है मैम ये स्टेनलेस स्टील क्यों कह रहे हैं, इसे नॉर्मल स्टील क्यों नहीं कह रहे, इसके अंदर और क्या चीजें हैं जो मिली हुई हैं, क्या इसके अंदर और 3-4 कंपाउंड्स होंगे या फिर ये खुद ब खुद में किसी अलग ब्रांड की स्टील जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, क्या मसला क्या है आखिर इसका। तो मैम हम याद रखेंगे ये एक प्रकार का अलॉय है, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रकार का अलॉय यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि मिश्र धातु कही जाती है। अकेला इसमें एक
धातु जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ये मिली हुई धातु हमें यहाँ पर दिख रही है। बोलो बात समझे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगेन जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ टॉप 30 क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए गए हैं कि भैया देखो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलो। बिल्कुल सही, नहीं मिक्सचर अलग हो जाएगा, मिक्सचर नेहा अलग हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिश्र धातु की, ये हमने अलग अलग मेटल्स को मिला करके इसको यहाँ पर बनाया है, अलॉय बन जाते हैं। जैसे हम ब्रास ब्रोंज इन सब की बात करते हैं कि कॉपर में टिन मिला दिया, ठीक है, ब्रास बन गया, ब्रोंज बन गया, इनकी हम बात करते हैं। श्वसन में क्या बॉडी से बाहर निकलता है, आप अगर सांस ले रहे हो तो क्या बॉडी से बाहर निकलता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। आप यूजुअली क्या कहते हैं कि मैंने ऑक्सीजन का इंटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, मतलब हम क्या रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, वो है हमारी CO2। CO2, आपने ऑक्सीजन का इंटेक किया, CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया। ये मानव का केस है, ये मानव का केस है। मुझे एक बात बताओ, प्लांट्स के केस में क्या होता है? क्या प्लांट्स हमेशा उल्टा काम करते हैं? आप कहते हो कि मैम अगर मानव, अगर ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और CO2 ले रहे हैं, और CO2 ले रहे हैं। बट क्या ये बात हमेशा सत्य है? क्या ये कहानी हमेशा सच है? बोलो भाई जल्दी से। नहीं मैम, ये कहानी सिर्फ तब तक सच है जब तक उजाला है, जब तक सूर्य का प्रकाश है, जब तक आप फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होते हुए देखेंगे, जब तक आप देख रहे हैं कि भैया सनलाइट पड़ रही है, तब तक पौधे ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। द मोमेंट जो आपकी सनलाइट है वो गई, हमारे तरह जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि रात में खुली हवा के नीचे गर्मियों के मौसम में तुमने कहा मैम आज तो गांव में बैठा हूं, अपने खेतों में जाके किसी हरे पेड़ के नीचे सो जाता हूं, और तुम सो गए और सोने के बाद तुम्हें लगा आज तो रात में कुछ बवाल हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, किसी ने जैसे मानो मेरा गला दबा दिया हो। अब तुम ये तो नहीं समझ पाए कि वहां पर क्या था, तुमने कहा ज़रूर कुछ नेगेटिव होगा, कुछ तो गलत था जब मुझे वहां पर रात में सोते सोते घुटन लगी। तुम्हें लगा था खुले पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन रात में पेड़ पौधे भी इंसान की तरह श्वसन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो आप ये भी याद रखेंगे कि भैया वो भी CO2 छोड़ रहे हैं, तुम भी CO2 छोड़ रहे हो, वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और तुम्हें उस वजह से घुटन फील हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैम गति कुछ और ही चीज़ हो गई। बोलो बात समझ में आई या नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सेस विद हीमोग्लोबिन 200 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे लगा के आए तुम? बिल्कुल करती है हीमोग्लोबिन के साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मिक्स करती है, लेकिन यहाँ कहाँ बिठा के लाए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CO2 हो जाएगा। प्लांट्स के केस में याद रखना जब दिन है तो प्लांट्स ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे अपनी, लेकिन रात में हमारे जैसे हो जाते हैं CO2 बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को वो भी लेना शुरू कर देते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी है और CO2 भी अगर मुझे दिखे तो हीमोग्लोबिन जाकर के ऑक्सीजन से बंधता है और क्या बना लेता है? HbO2, और इसी फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। हम पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो देख पाते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से। हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, फिर आप कहते हो कि मैम सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है? जल्दी से बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है? पेड़ के नीचे कौन सोएगा? अच्छा, वो बात अलग है कि पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है, वो कहानी अलग कर दो, ठीक है, उसे हटा के, वरना मान्यताओं के अनुसार जैसे कहा जाता है कि भैया ऐसा नहीं सोना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे, वो अलग कहानी हो गई। अभी मुझे बताओ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या आपको दिखाई दे रहा है? लाइम वाटर, डाइट सोडा, सॉल्ट सॉल्यूशन, या विनेगर, या फिर विनेगर? बिल्कुल सही आंसर क्या आ रहा है? लाइम वाटर आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, यही आपसे पूछ ले कैल्शियम का ऑक्साइड अगर आपके पास है CaO, इसको हम क्या कहते हैं एक बार बताओ जरा? कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमन नाम क्या देते हैं? हाँ भाई, चूना, लाइम वाटर, ठीक है। अब जल्दी से मुझे एक बार आंसर करो। चीज़ें समझ में आ रही, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? आपके हर क्वेश्चन पे कोई डाउट अगर आपको रह रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए, लेकिन अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और क्लियर करते हुए ही हर सवाल को करते रहिए। जहां गलती कर रहे हो उसे नोट करो ताकि आगे ऐसे सवालों को आप गलत ना करें। बिल्कुल सही भाई,
इसकी बात करें तो इसको क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है, इसको क्विक लाइम यहाँ पर कहा जाता है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम स्लेक लाइम का नाम देते हैं, इसको लाइम वाटर का नाम हम यहाँ पर देते हैं। जैसे ही आप कैल्शियम CaO की बात कर रहे हो, ये आपका क्या बन गया, चूना बन गया, ठीक है, चूना यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन मिल्क बिकम्स सोर देन दिस इज प्रोड्यूस। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, दूध के खट्टे होने पर किसका उत्पादन होता है। अच्छा, चूना जो सारे टीचर लगा रहे हैं साइंस के, एक्सेप्टिंग राधिका मैम, क्या बात है युवराज, क्या बात है। चूना मत लगवाओ किसी से भी, पढ़ो समझो और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना, एक बार नहीं 10 बार। टेलीग्राम आईडी आपके पास है, राधिका मैम स्टडीफाई, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे जुड़े, जो डाउट्स होंगे आपके भैया बिल्कुल आपके सॉल्व किए जाएंगे। चूना नहीं लगना चाहिए मैम बिल्कुल भी। सो आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर की, दूध के खट्टे होने पर क्या बन रहा है मैम, लैक्टिक एसिड बन रहा है। अब सुनो जरा, अगर तुम यहाँ लैक्टोज लगा दोगे, अगर तुम यहाँ पर लैक्टोज लगा दोगे तो दिक्कत क्या आएगी मैम, दिक्कत ये आएगी कि मैम लैक्टोज तो एक प्रकार का शुगर है, लैक्टोज तो एक प्रकार की शुगर है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, मतलब मैम शुगर थोड़ी बनानी है, वहां क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से। तो लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में अंतर समझे। जब तुम एक दिन बहुत सारी मेहनत करके अगले दिन बिल्कुल बिस्तर पे बैठ जाते हो, आज नहीं करूंगा, आज जिम चला गया, अगले दिन नहीं जाऊंगा, फिर तुम्हें होता है मीठा मीठा दर्द। वो दर्द किसकी वजह से होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। वो लैक्टिक एसिड जो कहाँ बन रहा था, आपके मांसपेशियों में बन रहा था। क्यों बन रहा था, क्योंकि मैम एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। एक दिन तो मैंने खूब सारा काम कर लिया, मैं जाकर के बढ़िया तरीके से जिम कराया, हैवी वर्कआउट कर लिया, मेरी मसल्स में ढेर सारी ऑक्सीजन पहुंच गई। अगले दिन मैं भूल गया कि मुझे जिम भी जाना चाहिए, मुझे काम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी दर्द फील कर रही थी, तो और दर्द होने लग जाता है, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड यहाँ फर्मेंटेशन जैसा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से, जिसे हम कह रहे हैं लैक्टिक एसिड का बनना। तो वो कहते हैं मीठा मीठा दर्द तो हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। चलो, आंसर इज लैक्टिक एसिड। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जरा इसको बताओ कि इलेक्ट्रिक मोटर किसको कन्वर्ट करती है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, थर्मल इनटू इलेक्ट्रिकल, या क्या इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बताओ भैया। क्विकली आंसर करें। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, मोटर में क्या आपको कन्वर्जन दिखाई दे रहा है, एनर्जी का क्या फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। चलो, जो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, PDF सेशंस की सारी मिल जाए। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुमने मोटर चलाई, तुमने क्या किया, तुमने उसके ऊपर जो कार्य है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट करके मैकेनिकल में करा है, या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर करा है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, इसमें इतने दुविधा वाले आंसर क्यों आ रहे हैं, इसमें कुछ आंसर A लगा रहे हैं, कुछ आंसर C लगा रहे हैं, है भाई, कुछ कह रहे हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाएंगे मैडम, और कुछ बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल। भाई बहुत बढ़िया। चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर है, किसको कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अगला कि कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, जल्दी से, कौन सा ऐसा अंग है जो ग्रंथि नहीं है। जब हम ग्रंथियों की बात करते हैं ना, तो हमें एक अंतर समझ में आता है कि जितने भी हमारी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या बनाती हैं मैम, हार्मोन बनाती हैं, है ना। ये हार्मोनल लोचा ही है जो तुम्हारे सारे खेल बिगाड़ के रखता है। हार्मोन नियंत्रित है तो सब कुछ ठीक है। तो मैम एड्रीनल ग्रंथि से भी हार्मोन बन रहा है, पिट्यूटरी से, पीयूष ग्रंथि से भी हार्मोन बन रहा है, और आपके गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं, तो लिवर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से हमारे कोई हार्मोन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कौन सा अंग जो ग्रंथि नहीं कहा जाएगा, वो आपका लिवर यहाँ पर हो जाएगा, पित्त की थैली यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ फंसे नहीं फंसे, दोनों ऑप्शन तुम्हारे सही है ना, तो पित्त की थैली कोई ग्रंथि है ना आपका लिवर कोई ग्रंथि है। तो मैम दोनों ही आंसर्स हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही आंसर्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। बाकी सबसे आपकी जो
हार्मोन्स हैं वो बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। गॉल ब्लैडर इज अ स्टोरिंग एरिया। हाँ, जितना भी लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है ना, पित्त रस जिसे हम कहते हैं, वो पित्त रस जाकर के, वो बाइल जूस जाकर के हमारी पित्त की थैली में, पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। सो बोथ बी एंड डी आर द आंसर्स, जो कि हमारी ग्रंथियां नहीं है। अगला कह रहा है रक्तालापता की स्थिति किसके कारण होती है? आप कह रहे हो एनीमिया हो गया। कब होता है एनीमिया? किसके कारण होता है एनीमिया? क्यों होता है? कैसे होता है? बताओ जल्दी जल्दी से। एनीमिया इज अ कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या ऑक्सीडेंट की कमी हो रही है। ये इसे ऑक्सीजन, चलो ठीक है, बताओ जरा। करुणा मैम की कोल्ड कॉफ़ी, क्या बात है भाई। मतलब ठंड में कॉफ़ी और गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी बना दिया करो तुम, है ना, तुम्हारी कॉफ़ी बड़ी चलती है। एग्जाम में आया तो कैसे टिक करेंगे बेटा? देखो एग्जाम में आपको अगर आता है ना, तो आप कोई भी अगर बी और डी में से एक आंसर लगा के आओगे, आपका आंसर सत्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसे आंसर्स जो हैं कंफ्यूजिंग वाले वो आते हैं पेपर में, सवाल रॉन्ग आंसर्स के साथ भी आते हैं। आप इसमें टिक जरूर कराना, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, बी भी है डी भी है, तो आप लगा के आओगे, नंबर आपको बिल्कुल दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। करेक्ट। जो एनीमिक कंडीशन होती है, इसके अंदर हम कहते हैं आरबीसी की कमी। एक्चुअल रीजन बताऊं, एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। एनीमिया कब होता है? जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। आपके शरीर में अगर महिलाएं हैं तो भाई माना जाता है 12 से लेके 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और अगर पुरुषों की बात करूं तो 16 से 18 ग्राम, ये महिलाओं के अंदर और ये पुरुषों के अंदर। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा इस प्रकार है तो ठीक है, अगर इससे कम है तो आपको एनीमिया कहा जाएगा, कि आपको रक्तलापता हो चुका है। तो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की कमी को हम नाम देते हैं एनीमिया। मगर मैम मुद्दे की बात यह है कि हीमोग्लोबिन भी तो आरबीसी के अंदर दिखाई देता है, तो यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं था ऑप्शन में, मैंने आरबीसी लगा दिया। एक्चुअल वर्ड जो आरबीसी की कमी को दिया जाता है दैट इज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। आप आरबीसी को नाम देते हो एरिथ्रोसाइट, और इनके अंदर कमी को हमने बोला एरिथ्रोसाइटोपिनिया। बोलो कोई समस्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में आरबीसी है क्या? लाल रक्त कणिका है। इसके अंदर मुख्य तौर पे आपका हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जो इसको लाल रंग दे रहा होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी आपके अंदर हो रही है तो मैं इसे एनीमिया कहूंगी, बट क्योंकि ऑप्शंस में हीमोग्लोबिन की जगह मुझे आरबीसी दिया हुआ था, तो आरबीसी इज अ वेरी वैलिड आंसर। मैं तुमसे पूछूं कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो या तुम इंडिया में रहते हो, ऑप्शन में सिर्फ इंडिया दिया था, तो तुम डेफिनेटली इंडिया लगा कर आओगे। तुम उत्तर प्रदेश अगर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि हाँ इंडिया में तो मैं हूँ ही हूँ। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? भक्त बन जाते हो तुम लोग भी कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेक्सेटिव के तौर पे, पेन किलर, सेडेटिव या एंटीबायोटिक? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे इस्तेमाल करोगे? बोलो भाई जल्दी जल्दी से बोलो। लेक्सेटिव के तौर पे, पेन किलर, सेडेटिव, या फिर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक के तौर पे? बिल्कुल सही। तो मैम देखो, ये हमें किसी भी तरीके से एंटीबायोटिक के तौर पे काम नहीं कर रहा, हमारे बैक्टीरियाज को नहीं मार रहा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके से सेडेटिव, मतलब जो नींद लेकर के आए, है ना। लेक्सेटिव हो, सेडेटिव हो, मतलब जो नींद लाने का कारक बने, नहीं। इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का पेन किलर है, बट मैं कहूँगी पेन किलर भी नहीं, तुम इसको सही आंसर लगा के आना, एंटासिड होता है। ठीक है। ये एक्चुअली में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो आपके शरीर की एसिडिटी को, अम्लीय जो कैरेक्टर बन जाता है शरीर के अंदर, उसको कम करता है। पेट के बने हुए अम्ल को कम करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। बट कई जगह पर दिया जाता है, कई जगह पर क्या दिया जाता है इसको, पेन किलर का आंसर। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पर दिया गया था वहां पर आपका पेन किलर इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन याद रखना ये एक प्रकार का एंटासिड है जो कि एसिडिटी को कम करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? बताओ भैया, कहानी सबको समझ में आ रही है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किसी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? लेक्सेटिव इसलिए होगा क्योंकि आपके जो अंदर की वॉल्स होती हैं, स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर्स है उसको रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और रिलैक्स करके जो एसिडिटी है उसको कम करने का भी काम कर रहा है। अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे रहा, अपच जो है वो नहीं होने दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ पर
लगा सकते हो। बट बात वही है कि मैम प्रीवियस ईयर में जो आंसर हमारी आंसर की में फाइनल आ गया, हम उसको भी ज़रा कंसीडर करेंगे। भाई साहब क्यों दिया दर्द निवारक, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों दिया, पेट में एसिडिटी का कौन सा दर्द है, मगर मुद्दा वही है कि भैया सरकार ने कहा है तो मानना पड़ेगा। मैम आपकी भी कॉफ़ी आ गई है, अच्छा। जितने भी तुम चट पकौड़े खाते हो और फिर कहते हो बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एसिडिक कंडीशन हो रही है, उसमें काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो, ये सारी चीज़ें जो आप बाद में इनटेक करते हो। तुमसे कह रहे हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब तुम यहाँ बैठे हो, कमेंट कर रहे हो, हाथ चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, आप मूव कर रहे हैं, आपने कहा मेरे अंदर कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है, आप उठ करके चल दिए, जा रहा हूँ भैया मैं कहीं किसी भी काम को करने, तो आपके अंदर जो भी मोशन हो रहा है उस मोशन को आप काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर देखते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है। अगर आप स्थिर हैं, तुम बस बैठे हुए हो और फोन एक तरफ रख के तुम देखे जा रहे हो क्लास को, यू आर नॉट मूविंग, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी स्टैटिक है, तो मतलब आप काइनेटिक नहीं पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मुख्य मतलब मास पे और आपके वेलोसिटी पे, इन दोनों पे डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। यहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, दैट इज m/g/h, मास, हाइट और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ मास एंड वेलोसिटी के ऊपर हमारी गतिज ऊर्जा निर्भर करती हुई दिखाई देती है। करेक्ट, अच्छा चलिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का तात्पर्य क्या है, कि अगर मैं ह्यूमिड कंडीशन की बात कर रही हूँ तो हम डायरेक्शन ऑफ विंड को बता रहे हैं, टेम्परेचर को बता रहे हैं, मॉइस्चर को बता रहे हैं, या प्रेशर को बता रहे हैं एयर के। और ये आज आपका है होमवर्क क्वेश्चन। लेकिन होमवर्क क्वेश्चन में आपको बताना है ऑफलाइन कॉमेंट करके कि इसका सही उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और अब मुझे तुम सब एक बात बताओगे, अब एक बात जल्दी से बताओगे 6 सेकंड में, है ना, जो तुम काम शुरू कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आया कि नहीं? एक जल्दी थम्स अप का साइन शेयर करो। कहानी समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हमने जितने क्वेश्चंस किए उसके रिलेटेबल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। देखो ये क्लास करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों के एग्जाम से पहले हम आपको इतने बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस करा दें कि आपके उसके साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनेगा एंड उससे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप अगर कोई चीज़ गलत भी कर रहे हो तो आप उसको क्या कर पाओ, आप उसको रिवाइज कर पाओ, आप उसको रिवाइज यहाँ पर अच्छे से कर पाओ। और जब गलतियाँ होती हैं ना, तब इंसान उन गलतियों से जब सीखता है तो वो और ज़्यादा खुद को मजबूत पाता है। आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हो, आपने 4 सवाल लगाए, सही हो गए, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जहाँ आपने थ्योरी पढ़ के 4 सवाल लगाए और चारों गलत हो गए, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, यार ये गलत कैसे हुआ। आपको वापस से ऐसा फील होगा कि नहीं मुझे गलत नहीं करना था, और आप क्या करोगे, आप उसे फिर से पढ़ोगे। और जब आप वहाँ फिर से पढ़ोगे ना, तो अगली बारी उसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो किया करो एग्जाम से पहले, कि आपने पढ़ तो सब लिया मगर अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार उन गलतियों को मत करो। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। अच्छे तरीके से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए हों। हम डेली इसी प्रकार से रोज़ रात 8 बजे करेंगे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। आप सभी जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं ज़रूर जुड़ें, डेली सेम टाइम सेम जगह। सेशन को आप अपने सभी दोस्तों भाइयों बहनों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से कल के सेशन में। और ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑफलाइन कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया क्या इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। टिल देन हैव अ वेरी गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।